बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे और रिवीजन एग्जांपल्स कर रहे थे और एक्रूड एक्सपेंस की और उसका प्रीपेड एक्सपेंस की। इसी तरह हमने एक्रूड इनकम की और प्रीपेड इनकम की हमने एग्जांपल देखी थी। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल हमने कौन सी कर ली थी? ये वाली एक्रूड इनकम की कर ली थी ना हमने। ठीक है जी, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करें जल्दी से यार। सॉल्व करें, चलो आज भी सॉल्व हो गया। चलो जी, नहीं हुआ सॉल्व। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड ऑफ मिस्टर अब्दुल रज़ाक। भाई ट्रायल बैलेंस है ना, तो लोन टू एम्प्लॉय, भाई हमने एम्प्लॉय को लोन कब दिया? 1 फ़रवरी 15 को दिया और 31 दिसंबर 15 हमारा ईयर एंड है। तो जो हमने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया वो 1 फ़रवरी को दिया, तो कितने महीनों का लोन दिया होगा? 11 महीनों का। 1250, इसके ऊपर 12% हमने क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये तो हमारे पूरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा। एग्री करते हो? यस सर। यानी कि इतना हमारा एक्सपेंस होगा। क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा, और अगर हम लोग मिस्टर अब्दुल रज़ाक है ना, और ये अब्दुल रज़ाक की ट्रायल बैलेंस है, तो लोन टू एम्प्लॉय, हमने इतना एम्प्लॉय को क्या क्या लोन दिया, तो यहाँ से अब हम लोन रिसीव करने वाले हैं। क्या ख्याल है? प्रिपेयर इंटरेस्ट इनकम है ना, तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और जो एम्प्लॉयर है, जो अब्दुल रज़ाक बिजनेस है, उसका ये क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम होगी। तो अब्दुल रज़ाक ने पूरे साल में कितनी इंटरेस्ट इनकम कमाई? ठीक है, 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 11/12, तो देखो कितना बनता है। इसका मतलब ये उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, भाई कितना कर्जा था? 1250000, 1250000, 12% इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है। और कितने महीनों के लिए कर्जा लिया था? 11/12। आंसर क्या बना? 137500। एग्री करते हो? ये जो मेरे पास है 137500, इसका नाम क्या है? जी बच्चों, वेल डन। इसका नाम है इनकम अर्न्ड। ये इनकम अर्न्ड है, ये इनकम अर्न्ड है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अगर इसकी डबल एंट्री में आपसे पूछो तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट इनकम डेबिट, इनकम अर्न या इनकम क्रेडिट। डन। अच्छा, अब यहां पर है इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्प्लॉय। बच्चों प्लीज, ये जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है, आपको पता है ट्रायल में क्रेडिट में इनकम होता है। इसका मतलब 50,000 ये इनकम रिसीव्ड है। क्या ख्याल है? इनकम रिसीव्ड की ये ट्रायल बैलेंस आइटम है ना, ये ट्रायल बैलेंस आइटम है। तो इनकम रिसीव की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, इनकम रिसीव क्रेडिट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैश रिसीव्ड 50,000। अब इनकम कमाई कितनी? 1,37,500। और इतनी इनकम कमाई है, कैश 50,000 ही रिसीव हुआ है, तो फिर बाकी इनकम क्या होगी? फिर वो इनकम रिसीवेबल होगी। तो इनकम रिसीवेबल का सीडी बैलेंस इधर आ जाएगा, और किस नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से। कितने आते बच्चों? 87,500। और यहां पर मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक यार?
हलवा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूड़ी की कमी रह गई है बस, हलवा पूड़ी मुकम्मल हो जाती फिर। चला जी, 2 सवाल रह गए। अनअर्न्ड इनकम रह गई, जल्दी से फड़का दें, आसान से नन्ना मुन्ना सा सवाल है, जल्दी जल्दी। अनअर्न्ड इनकम है बच्चों, पहले पैसे आ चुके, एडवांस में हमने इनकम रिसीव कर ली। अनअर्न्ड इनकम मीन एडवांस में इनकम रिसीव कर ली, लेकिन अभी सर्विसेज देना बाकी है, तो ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। कैलकुलेट कर लो क्या बनता है जी बच्चों। आंसर आ गया 2500 क्या आया, अक्रूड इनकम आई है, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये, मिस्टर फकर जमान रेंटेड आउट हिज शॉप। फकर जमान ने क्या किया, अपनी शॉप रेंट पे दे दी। कब दिए, 1 अगस्त 2014 को। 1 अगस्त 2014 को उसने शॉप रेंट पे कर दी। रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ, भाई 1 महीने का रेंट कितना है, 2500। अब देखना कितने महीनों के लिए दुकान किराए पे दी है। टेनेंट पे क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त और प्रिपेयर रेंटल इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। इसका मतलब दुकान कब रेंट पे की, अगस्त। अगस्त 14 से लेके जून 15 तक कितने महीने बनते हैं, 11 महीने बनते हैं। तो कह सकता हूं 11 महीने का रेंटल इनकम है, ये इनकम अर्न्ड आ गई। 11 मल्टीप्लाई 2500 तो इनकम अर्न्ड आ गई। तो लिख लेते हैं रेंटल इनकम। रेंटल इनकम अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, रेंटल इनकम अकाउंट में हमारे पास इनकम अर्न कितनी आई बच्चों, 2500 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर कितना आया, 27,500, 27,500 आ गया। इस 27,500 का नाम क्या है, इनकम अर्न्ड। ये इनकम अर्न्ड भाई, ये पूरे साल में यानी कि 11 महीनों में इतनी इनकम कमाई। अब इसमें से कितने पैसे मिल गए, टेनेंट पे क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली में हर 3 माह बाद वो पेमेंट करता है, लेकिन वो एडवांस में ही पेमेंट कर देता है। और स्टार्टिंग कब से की, 1 अगस्त 14 से, 1 अगस्त 14 से। तो पहली पेमेंट कब मिली, 1 अगस्त 14 को। कितनी मिली बोलो यार, हाँ 2500 मिली यार। अच्छा, पर मंथ 2500 है, पर मंथ 2500 है। तो 3 महीने कितने की, 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, 7500 बन गया मेरे पास। डन। फिर अगले 3 माह बाद, भाई अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब आएगा नवंबर। नंबर 14 को भी 7500 रुपीज पे किए। फिर नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फेब में आ गया होगा 7500। एग्री करते हो। फेब के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, फिर 1 मई 14 को कितना, 7500। फिर मई के बाद मई, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, भाई तब तक तुम्हारा ईयर एंड ही खत्म हो गया। मेरा ईयर एंड 30 जून 2015 था। तो इसका मतलब ये जो 7500 है, ये किन किन महीनों की है, मई, जून और जुलाई। पर जुलाई तो हमारा महीना नहीं है, जुलाई तो हमारा महीना नहीं। कह सकता हूं कि 1 महीने वाली इनकम
हमने अर्न तो कर ली पर रिसीव नहीं की। कह सकता हूँ एक, अच्छा हाँ, एक महीने वाली इनकम जो हमने रिसीव कर ली लेकिन अर्न नहीं की, ये कैसे था, इनकम रिसीव इन एडवांस है। इनकम रिसीव इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम है। और आपको पता अनअर्न्ड इनकम का सीडी बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर, भाई डेबिट साइड। तो यहां पर आ जाएगा सीडी। और ये कौन सी इनकम होगी, अनअर्न्ड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम का दूसरा नाम क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम रिसीव कर ली तो भाई एक महीने कितनी बनती है सीडी, 2500। यहां पे क्लोजिंग कर लें इसके अकाउंट को। क्या आंसर बनता है, 30,000। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इसका आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन रह गया, बाकी एमसीक्यू में चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, समझा दो तो। अच्छा जी, वसीम अकरम ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस वसीम अकरम के, भैया रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम, ट्रायल बैलेंस की रेंटल इनकम, तो इनकम रिसीव्ड आ गया। अच्छा, मिस्टर वसीम अकरम हैज रेंटेड आउट अपर स्टोरी ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस 1 नवंबर 14 फॉर अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 35,000। ये 35,000 एक महीने का रेंट है, पर मंथ 35,000 है। एंड टर्म ऑफ एग्रीमेंट रिक्वायर एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट फॉर ईच क्वार्टर। लेकिन पेमेंट जो पर मंथ नहीं चल रही, पेमेंट किस पे चल रही है, पर क्वार्टर पे चल रही है। और एरियर पे चल रही है, एडवांस पेमेंट चल रही है। इसका मतलब एडवांस इनकम आएगी, अनअर्न्ड इनकम आएगी यहाँ से। बस ठीक है, शुरू हो जाए। और आपने अकाउंट बनाना है रेंटल इनकम, और बताना है कि रेंटल इनकम अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा ये बताना है, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में कौन कौन जाएगा ये बताना है। और ये रेंट है हमारे पास 30 जून 2015। शुरू हो जाए। अब महीनों का जरा अंदाजा रख लीजिएगा, बाकी तो गेम आसान ही है जी बच्चों। क्वेश्चन डन, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा भाई, रेंटल इनकम आ गई, दोबारा रेंटल इनकम आ गई, तो रेंटल इनकम का अकाउंट बना लेते हैं। वसीम अकरम की रेंटल इनकम अकाउंट। अच्छा जी भाई, एक महीने का किराया कितना है, 35,000। और किराया का घर कब किराए पे दिया, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 14 से लेके 30 जून 15 तक। भाई जून के 6 महीने हो गए, और नवंबर और दिसंबर 14 के 2 महीने हो गए, टोटल 8 महीने। यानी कि 8 महीनों का किराया अर्न है। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो ये रेंट अर्न हो गया, इनकम अर्न हो गई। तो इनकम अर्नड कितना, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर कितना आया, 280,000। ये तो इनकम अर्नड थी। अब देखते हैं इनकम रिसीव कितनी की है। अच्छा, एग्रीमेंट ये हुआ भाई, हर क्वार्टर में हम क्या करेंगे, एडवांस में पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, हर क्वार्टर का। भाई पहली पेमेंट कब रिसीव की हमने, पहली पेमेंट बच्चों कब रिसीव की जी, पहली कब हमने रिसीव की, 1 नवंबर 14 को। आए जरा, 1 नवंबर 14 को। भाई एक महीने का किराया 35,000 है, तो 3 महीने में किराया कितना होगा, 1,05,000। डन भाई, 3 माह पूरे करें, नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर अगली 1 फेब में।
फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई में, फिर मई बच्चों, मई, जून, जुलाई। जुलाई तो हमारा महीना नहीं है, जुलाई तो हमारा महीना नहीं है। कह सकता हूँ जुलाई के महीने की एडवांस इनकम ले बैठा, वो 35,000। ठीक है, तो 35,000 कह सकता हूँ मेरे लिए एडवांस इनकम है। अक्रूड इनकम होगी है, अनअर्न्ड इनकम होगी। तो बैलेंस सीडी आ गया, अनअर्न्ड इनकम कितना, 35,000। और ये 35,000 मेरी अनअर्न्ड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एग्री करते हो? अब बताओ कौन सी चीज कहां पे जाएगी? ये तो इनकम रिसीव्ड है, ये इनकम अर्न्ड है। ये जो इनकम अर्न्ड है कहाँ जाएगी? हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम के तौर पर आ जाएगी। अच्छा, ये तो हमारे पास कैश रिसीव्ड है, ये कैश रिसीव्ड है, ये ट्रायल बैलेंस में चल जाएगा। अनअर्न्ड इनकम है जी, ये बैलेंस शीट में एज एन लायबिलिटी के तौर पर आ जाएगा। ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हो गया। 35,000 कहाँ चल जाएगा बैलेंस शीट में, और 20,000 कहाँ चल जाएगा इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो मुझे कैसे एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे? तो सिंपल सी बात ये, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 20,000 और बैलेंस शीट में चल जाएगा 35,000। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में 280,000 एज एन इनकम के तौर पर चला जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 35,000 अनअर्न्ड इनकम एज एन लायबिलिटी के तौर पर चल जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट्स आ गए, ठीक हो गया? चलो जी, सारी रिवीजन खत्म। अब आ जाएं एमसीक्यूज पर। वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के हम एमसीक्यू डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आईकेप क्वेश्चन बैंक के जो ओल्ड क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शुरू हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। 14। कौन सा वाला? 14। सीधा ही 14? कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फोर्थ वाला? भाई पहले शुक्र है फोर्थ वाला आ गया भाई, फोर्थ वाला। भाई यार थोड़ा सा हौसला रखें, सीधे ही 14 पे चले गए यार। 14 वाला क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लें यार, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑन ईयर एंड अ बिजनेस हैज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। भाई ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है। यस सर। अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं तो कुछ ये बात कर रहा है कि ऑन अ ईयर एंड है ना, ठीक है? तो ये पिछले साल का सीडी होगा, यानी कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं, मान लें कि 2014 है, तो इसका सीडी बैलेंस यहाँ पे होगा 15,000। एग्री करते हो? यस। और यहाँ पे मान लो साल क्लोज हो गया। ये जो सीडी है ये अगले साल का क्या बना होगा? फिर 2015 का बीडी बना होगा। ये बीडी यहाँ पे 15,000 आ गया होगा। एग्री करते हो? ये बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग। और आपको पता आउटस्टैंडिंग का बीडी इधर आता है। जो पेएबल है ना, एक्सपेंस पेएबल यहाँ पर आता है, और ये जो क्रूड होता है, और प्रीपेड आपको पता है इधर आता है, और ये एक्सपेंस का अकाउंट है मेरा। ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है। ये बच्चों पेमेंट है, पेड है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी पेड की एंट्री क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आपको पता पेड यहाँ पर आया होगा, ऐसे ही ना? कैश पेड इधर आया होगा, कितना? 190,000। वैसे अकाउंट की जरूरत नहीं है मुझे, फिर समझा रहा हूँ कि इस तरह से चीजें ट्रांसफर होंगी। कैश पेड इधर ही आएगा। अच्छा, जो बैलेंस निकलेगा वो कहाँ, वो क्या होगा? ये एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा।
और वो जो एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है, वो जो एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बात समझ आ रही मेरी? ये उसने पूछा नहीं है। What adjustment will be required to utilize expense account regarding the outstanding bill? उसने ये नहीं कहा कि 2015 में या ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट जाएगी, वो यही नहीं पूछा उसने। अगर वो पूछता तो 190 में से 15,000 माइनस करके मेरा आंसर आ जाता। वो किसके बारे में जानना चाह रहा है? वो इस 15,000 को जानना चाह रहा है। इसका क्या करना है? कहता है व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज एक्सपेंस अकाउंट रिगार्डिंग दी आउटस्टैंडिंग बिल। कहता है आउटस्टैंडिंग बिल की एडजस्टमेंट क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिल की एडजस्टमेंट क्या करेंगे? क्रेडिट 15,000 करेंगे, डेबिट 15,000 करेंगे। नो भाई क्या किया हमने? क्रेडिट 15,000 करेंगे, डेबिट 15,000 करेंगे। डेबिट 15,000 क्यों करेंगे? रीजन जी, इसकी रीजन क्या है? वो तो हमने कर लिया ना, 15,000 है। ड्यूरिंग द ईयर में हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर में क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर में भाई जब 2014 से 2015 में आया तो 2015 के ओपनिंग में 15,000 पेएबल था ना, ऐसे ही है। ये 15,000 पेएबल था, तो जब 15 में मैंने कैश पे किया होगा, इस कैश पे में 15,000 भी तो पे किया होगा। एग्री कर रहे हो? तो इस कैश पेड में 15,000 जब पेबल बना होगा, वो जो 15,000 पेबल था, जो वो पे हो चुका होगा, वो पेबल क्रेडिट था ना। यहाँ पे ओपनिंग में पेबल क्या है? ओपनिंग में पेबल क्रेडिट है। जब ये पे हुआ होगा तो ये डेबिट हो गया होगा। क्या ख्याल है? तो व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज एक्सपेंस अकाउंट रिगार्डिंग दी आउटस्टैंडिंग बिल। कहता है आउटस्टैंडिंग बिल के अकाउंट के रिगार्डिंग व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज एक्सपेंस। ये जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास बिल है, जब ये एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगा तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? ठीक है जी। तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 15,000 को। बच्चों यार इसको देख लो जरा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये ना भी बनाएं, और इस तरह के सोच सकते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग बिल को एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है। तो भाई आउटस्टैंडिंग बिल को एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है, तो एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या करेंगे भाई? एक्सपेंस डेबिट 15,000, और ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है ये क्रेडिट हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो जब आउटस्टैंडिंग बिल को एज एन एक्सपेंस के तौर पर देखेंगे तो वो 15,000 एक्सपेंस डेबिट होगा। ये वाला डेबिट 15,000। और ये बात लाजमी इंग्लिश में मार मारेगा। उसने कहा व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज एक्सपेंस, यानी कि यूटिलाइज एक्सपेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आउटस्टैंडिंग बिल का क्या करेंगे? तो हम क्या आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा और यूटिलाइज एक्सपेंस को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। और पूछें यार। नाइन वाले में आ जाए जरा, 9 वाले में देखते हैं क्या। 9 वाला पढ़ लें जरा, देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, जैसिया हैज टेकन अ लोन 250,000 फ्रॉम HBL। जैसी ने क्या किया? 2.5 लाख का HBL से लोन ले लिया। ऑब्वियस बात है, जब लोन लिया होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया होगा। और वो लोन लिया कब है? 1 मार्च 2018 को, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2018। शी रेंट। अच्छा, 30 जून 2018 को क्या हुआ भाई? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ तो समय लगती है। अच्छा, शी रेंटेड अ पोर्शन ऑफ हर ऑफिस फॉर ₹4500 पर मंथ ऑन 1 जुलाई। अब ये दूसरी कहानी आ गई। पहली कहानी में लोन लिया है, दूसरी कहानी में बिल्डिंग बनाकर उसने बिल्डिंग को किराए में दे दिया। इंटरेस्ट इज अक्रूड में इंटरेस्ट पेएबल।
इंटरेस्ट इज अक्रूड या चार्ज किया जा रहा है एंड पेड एनुअली 15% पर एनम ऑन दिसंबर ईच ईयर, हर साल के दिसंबर में क्या होता है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि जैसिया ने ये जो 2.5 लाख रुपए लिया इसके ऊपर 15% पर उसको हर साल लोन देना पड़ेगा। और हमारा जो, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे ऊपर होगा, जो HBL से लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ेगा। एंड रेंटल इनकम, रेंटल इनकम वो जो उसने पर मंथ पे रेंट पे बिल्डिंग दे दी। प्रॉफिट और लॉस में बताएं कौन सी अमाउंट जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम की। और ईयर एंड 31 दिसंबर 2018। भाई इंटरेस्ट लिया कितना, अमाउंट कितनी इंटरेस्ट ली, 2.5 लाख रुपए लिए, 2.5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा 15%। और कितने महीनों के लिए इस्तेमाल किया, 1 मार्च 18 को कर्जा लिया और ईयर एंड 31 दिसंबर 18। तो 1 मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं। जनवरी और फेब को छोड़ दो, बाकी पीछे 10 बनते हैं मार्च से, तो 10/12 ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। कितना बनता है 31250। ये 31250 मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। डन। ये कहाँ पड़ा है 31250 इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। अब चेक करें ये मिल गया। और रेंटल इनकम और कोई है ही नहीं ना, बस यही है। अगर रेंटल इनकम कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है, क्योंकि ऑप्शन मुझे मिल गया तो आपने दूसरे को कैलकुलेट नहीं करना। बात समझ आई। अच्छा, लेकिन अभी हम सीखने वाले फेज में तो हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे आए रेंटल इनकम पर आए। एक महीने का किराया कितना है और कितने महीने बिल्डिंग किराए पे रही, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 माह बनते हैं। तो आंसर क्या आया, ये वाला 27,000। तो आंसर 40 बन गया मेरा। और बताएं 11 11 वाले पे आ जाए। अच्छा ये नोट कर लें यार, अगर नोट करना तो कुछ कर लिए। 11 वाले पर आ जाए, 11 वाले की रीडिंग करें, सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में द एनुअल रेंट एक्सपेंस। भाई ये रेंट एक्सपेंस एनुअल है। द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर टीटी फॉर द पीरियड 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19। ये जो 35,000 रुपये है ये पूरे साल का रेंट एक्सपेंस है, विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। ये पिछले साल से 25%, ये जो 35,000 है ना ये पिछले साल से 25% क्या है, ज्यादा है। रेंट एक्सपेंस इज पेड ऑन 1 जुलाई। रेंट एक्सपेंस कब दिया जाता है, 1 जुलाई को। What is the charge of rent expense in the statement of profit or loss for the year ended 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 में 31 दिसंबर 2018 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी अमाउंट जाएगी। हमने कहा कोई मसला नहीं, अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं और अकाउंट बनाकर अकाउंट से पूछ लेते हैं हाँ भाई क्या इसमें आएगा। रेंट एक्सपेंस अकाउंट बन गया। डन। अच्छा वो क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी अमाउंट जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे ये बताएं कि रेंट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, वो चाहिए मुझे। ऐसे ही है। और मुझे चाहिए 31 दिसंबर 2018 तक का, यानी कि मेरा जो साल ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो कुछ यहाँ से हो रहा है 1 जुलाई 18 से लेके 31/12/18 तक का। ऐसे ही एग्री करते हैं मेरी बात से, ऐसे ही है ना। अच्छा ये साल हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा,
यहाँ तो कोई मसला। रेंटल एक्सपेंस जो ये 35,000 का है, ये पिछले साल से 25% ज़्यादा है, ये पिछले साल से 25% ज़्यादा है। और द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज रुपीज़ विच इज़ 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। ये जो 35,000 रुपये हैं, ये बताएं मेरा क्या होगा जी बच्चों? ये जो 35,000 रुपये हैं, ये मेरा क्या होगा? ये रेंट पेड होगा या रेंट एक्सपेंस इंकर्ड होगा, क्या होगा? तो इसका आधा हिस्सा तो रेंट पेड होगा। इंकर्ड तो हमने निकालना है, जी सर। ठीक है, इंकर्ड तो निकालना है। तो 6 मंथ का निकाल लेंगे, वो हमारा रेंट पेड होगा। अच्छा, और अगर हम रेंट एक्सपेंस की पेड की बात करें, कैश पेड की, उसकी एंट्री क्या बनेगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसका मतलब कैश पेड इधर आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस होगा वो इधर आएगा, और यही वाला मुझे तो एक्सपेंस चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सिर्फ मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है 35,000 वाली। ये जो 35,000 कैश पे किया है, ये 1 जुलाई से लेके, इधर गया यार, 1 जुलाई से लेके 30 जून 2019 तक का पे किया है। तो हमारा तो ईयर एंड 18 पे क्लोज हो जाता है। यानी कि सीन कुछ ये है, ये 18 पे मेरे ईयर एंड क्लोज हो चुका, और आगे 6 महीनों का कह सकता हूं उसने एडवांस में रेंट पे कर दिया। 6 महीनों का एडवांस में रेंट पे कर दिया, ऐसे ही? अच्छा, अब ये देखना है 1 जुलाई 18 से लेके यहां तक, 1 जुलाई 18 से लेकर 18 तक, भाई ये जो 35,000 रुपये हैं, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं इन 6 माह की, ऐसे 1 जुलाई 18 से लेकर दिसंबर तक 6 माह ही बनते हैं। यस सर। ये जो 35,000 है, ये तो 12 महीनों का है, ये तो 12 महीनों का है, तो मुझे सिर्फ 6 माह का जानना है। तो आंसर बताएं क्या आता है? 17,500। तो कह सकता हूँ हमारे वाले साल में जो कैश पे हुआ 17,500 हुआ। ये वाली बात समझ लगती है? ये 17,500 आ गया हमारे वाले साल में। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये 19 वाला साल आया, जब ये वाला साल आया, इसमें उसने कहा 25% ज्यादा, 25% ज्यादा रेंट है पिछले साल से, ऐसे है? अच्छा, कह सकता हूं ये 6 माह का उसने एडवांस में रेंट पे कर दिया। बात समझ आई? जी सर। अच्छा, ये जो 6 माह का एडवांस में रेंट पे कर दिया, भाई ये 6 माह का एडवांस में रेंट जो होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, ये कैलकुलेट करेंगे? यस सर। क्या कह रहे हो? 2018 का पूछा, और अगर 2018 का पूछा है, जनवरी से हम लेकर जून तक कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर का। वो ये जो अमाउंट जो है 25% से ज्यादा, 25% ये ज्यादा हो गया था। अगर 25% ज्यादा हो गया था तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों? 35,000 था ना, ये जो 35,000 है इसमें 25% ज्यादा था। क्या था? 25% इंक्रीज हो गया। 25% इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। तो ग्रॉस करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो 35,000 है विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल से 25% बच्चों क्या है? ज्यादा है। अगर ये पिछले साल से 25% ज्यादा है तो क्या करूंगा? 35,000 आगे बोलो यार, ये जो 35,000 है 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये 125% बढ़ा हुआ है। ग्रॉस करके 100 पे जाएंगे। अब ये ग्रॉसिंग हो गया, ऐसी है? लेकिन ये तो 6 माह का चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 12। आंसर बताएंगे आप? आंसर क्या आ गया? 14,000 आ गया। ठीक है, 14,000 इसमें क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे।
तो इन दोनों को ऐड कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चले जाएगा? सर 31,000। इसको जरा एक मरतबा देख लो यार। अच्छा जी, इसको यार दोबारा जरा देखते हैं जरा, ठीक है? समझ तो लग गई है, लेकिन डिटेल में भी और समय लग जाएगी। अच्छा जी, अब हम टाइमलाइन बनाकर सॉल्व करते हैं बच्चों। टाइमलाइन बनाएंगे तो ज़रा ज़िंदगी आसान होती है, उससे ज़रा चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। टाइमलाइन ये है कि जो एनुअल पेमेंट की है उसने 1 जुलाई 18 से लेके, अच्छा जब भी डेट्स वाले सवाल आ जाए ना, रिकमेंडेड ये है कि भाई टाइमलाइन बना ले, उससे ज़रा सोचना आसान हो जाता है। ये जो 35,000 की पेमेंट की है, ये कब से कब तक की है? 1 जुलाई 18 से लेके, बोलो यार, हाँ 1 जुलाई 18 से लेके और 30 जून 19 तक, यहां से यहां तक ये 35,000 रुपये पे किए हैं उसने। डन होगी बात, समझ लग गई? अच्छा, हमारा ईयर एंड कब हो रहा? 31 दिसंबर 18। इसका मतलब हमारा साल यहां पे बीच में खत्म हो गया होगा। 31 दिसंबर 18 पर हमारा साल खत्म हुआ, तो मेरा साल शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी 18 को। ये रेड वाला साल हमारा है, तो मुझे इस रेड वाले साल के लिए देखना कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है। ये मेरी बात समझ लगती है? अच्छा, फिर ये जो 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 पर है ना, उसने कहा कि जो 35,000 है ये 25% ज्यादा है पिछले साल से, यानी कि 1 जुलाई से पहले 100% एक्सपेंस था, फिर 1 जुलाई के पेमेंट के बाद ये जो 35,000 है ये 25% ज्यादा होके 125% पे चला गया होगा। ये बात समझ आ रही? इसका मतलब कह सकता हूं 1 जून 18 से लेके 1 जुलाई 18 तक 100% एक्सपेंस चाहिए, फिर 1 जुलाई 18 से लेके 31 दिसंबर 18 तक 125% वाला इंक्रीज चाहिए मुझे। अच्छा, अब इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये आसान है, कह सकता हूं 1 जुलाई से लेके 30 जून तक 35,000 ही चलेगा। अच्छा, और मुझे 35,000 साल के लिए चाहिए या सिर्फ इन 6 माह का चाहिए? इन 6 माह का चाहिए बस। तो क्या करूंगा भाई, 6 मंथ का चाहिए, यहां से लेके यहां तक 6 महीने में चाहिए। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, आंसर कितना आया? 17,500। ये मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 17,500 1 जुलाई से लेके 30 जून 18 तक। एग्री करते हो? अब मुझे चाहिए इन 6 माह का एक्सपेंस क्या होगा। अब इन 6 माह में मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस के अमाउंट नहीं पता, लेकिन मुझे पता 35,125 से पड़ा हुआ है, इसको 100 पर लेकर आना है। ठीक है, तो ले आते हैं। 35,125% पर पड़ा हुआ है, इसको ग्रॉस करके किस पे ले आते हैं? 100 पर ले आते हैं। आ गया? अब ये ग्रॉस अमाउंट यहां पर आ गई। मसला ये, यहां से भी मुझे सारे के सारे साल की कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ 6 माह की करनी है, 1 जून से लेके 1 जुलाई 18 तक। तो इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/12 से। आंसर क्या आता है? 14,000। ये 14,000 मेरा ये आ गया, और यहां पर भी आ जाएगा ये 14,000 आ गया। अब ये जो 14,000 भैया पूरे साल का कितना आ गया? 14,000 प्लस 17,500, आंसर इज 31,500 आ गया। क्योंकि व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। भाई हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2018 को। तो शुरू कब हुआ होगा हमारा साल? फिर 1 जनवरी 18 को स्टार्ट हुआ होगा। तो 6 माह पहले वाले, फिर 6 माह बाद वाले। डन। और सवाल कुछ? 14 वाले पर सवाल पढ़ लें, सॉल्व करते हैं। जी बच्चों पढ़ लिया? अब बिजनेस पे रेंट, भाई बिजनेस ने रेंट पे किया, और रेंट कब पे कर रहा है? क्वार्टरली पे कर रहा है।
और ये जो क्वार्टरली पे कर रहा है एडवांस में कर रहा है या एरियर में कर रहा है? अच्छा, हमने जितने भी आज से पहले सवाल किए वो हमने एडवांस के किए हैं। ये पहला सवाल है जो एरियर में आ रहा है। ये एरियर वाला सवाल हमने एग्जाम्पल में नहीं किया। एरियर का मतलब, अच्छा टेंशन वाली बात नहीं है, ट्रीटमेंट सेम ही है, बस महीनों में गिनने में फ़र्क आएगा सिर्फ। एरियर का मतलब होता है एट एंड। एरियर का मतलब होता है क्या होता है? एट एंड। यानी कि अगर मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ तो जनवरी के एंड में पेमेंट कर रहा हूँ। एरियर का मतलब होता है एट द एंड। अगर साल है तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, मंथ है तो एट द एंड ऑफ द मंथ होगा, क्वार्टर है तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर होगा। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अ बिजनेस पे रेंट क्वार्टरली इन एरियर ऑन 1 जनवरी। भाई स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी। जब 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा तो बताएं मैंने 1 जनवरी को रेंट दिया होगा या 31 जनवरी को रेंट दिया होगा? एरियर का मतलब क्या है? एरियर का मतलब है मेरा तो जो अकाउंटिंग ईयर है, जो भी ट्रीटमेंट है, जो मंथ है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैं एरियर पर हूं तो मैंने पहली पेमेंट की होगी 31 जनवरी। कह सकता हूं 31 जनवरी का दूसरा नाम 1 फेब है। कह सकता हूं? इसका मतलब पहली मेरी पेमेंट होगी 1 फेब को। बात समझ लग गई? अच्छा, फिर आगे चलता रहूंगा अक्टूबर ईच ईयर, हर साल जनवरी में, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एरियर में चल रहा है। द रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1.5 लाख पर ईयर टू 180,000 पर ईयर। कहता हर साल जो है, पहले वाले साल में 1.5 लाख था और 1.5 लाख से अगले साल कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। एज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2007, 1 अक्टूबर 2007 से मेरा रेंट 1.5 लाख से 1,80,000 हो गया। क्या देखें, ये वाली इंग्लिश की समझ लगती है। बस अगर ये स्टेटमेंट समझ लगी तो कहानी आसान है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। What rent expense and accrual should be included in statement of financial statement? तो कहता है रेंटल एक्सपेंस कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जानना है कितना होगा, और अक्रूड रेंट कितना होगा, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा मेरा। ये बात समझ लगती है? चले आए जनाब, सॉल्व करते हैं जनाब। पहले वाला जो हम, अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर 2017 में 1,80,000 रेंट हो जाएगा। अगर उससे पहले पहले देखें तो क्या सीन चल रहा था हमारे पास, और मेरा ये रेंट हो रहा है 31 जनवरी 2008 को। 31 जनवरी 2008 तक का मेरा सफ़र है, और सफ़र शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2007 से सफ़र शुरू हो रहा है, और 31 सफ़र ये मेरा यहाँ पे लिख दूँ, 1 जनवरी 07 से सफ़र शुरू होगा और 31 दिसंबर 08 पे सफ़र ख़त्म होगा। 31 सॉरी जनवरी है, 31 जनवरी 08 पे मेरा सफ़र सारा ख़त्म होगा। एग्री कर रहे हो? अब आ जाओ 1 जनवरी 2007, यानी कि पहली पेमेंट मेरी कब हुई होगी? 1 फेब को। जब फर्स्ट पेमेंट मैंने की होगी अकॉर्डिंग टू एरियर कॉन्सेप्ट, तो मेरी जो पहली पेमेंट हुई होगी वो 1 फेब 07 से लेके आखिरी पेमेंट कब है? बोलो यार, 1 अक्टूबर ऐसे ही है जी जी, क्वार्टरली है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आगे अप्रैल में पेमेंट की, अप्रैल में, जून, फिर जुलाई में की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सही है? तो ऑलरेडी क्वार्टर ही चल रहा है। इसका मतलब 1 फेब से लेके, भाई कितनी पेमेंट की हैं? 1, 2, 3, 4। भाई 4 पेमेंट की हैं। कितनी पेमेंट की हैं? 4 पेमेंट की हैं। यहाँ तक बात समझ लगती है? यानी कि 4 क्वार्टर्स की हमने पेमेंट की है। 4 क्वार्टर की हमने पेमेंट की है। तो जनवरी को निकाल के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर चल रहा है ना, तो 4 क्वार्टर का मतलब क्या? 4 क्वार्टर का मतलब क्या? अब यहां से लेके 1 अक्टूबर 2007 तक मैंने रुक जाना ना, क्योंकि 1 अक्टूबर 2007 तक भाई 1.5 लाख तो नहीं रहेगा। अब फेब से लेके 1 अक्टूबर 2007 से पहले कहां तक बनता है? अक्टूबर से पहले क्या कहता है? सितंबर,
30 सितंबर 2007 तक चलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को तो रेंट 1.5 लाख का नहीं होगा, वो तो 1,80,000 का हो जाएगा ना। तो फेब से लेके सितंबर तक देखो कितने महीने बनते हैं, 8 महीने बनते हैं। फेब से लेके सितंबर तक यार 8 महीने बनते हैं। तो भाई आंसर मेरा आएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, ये पूरे साल का है ना, मुझे तो सिर्फ 8 महीनों का चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख आ गया। भाई ये 1 लाख तो आ गया हमारे पास, ये 1 लाख आ गया मेरे पास 1 फेब से लेके 30 सितंबर। भाई 1 अक्टूबर को रेंट कितने का हो गया? 1,80,000 हो गया। अगली कहानी मेरी चलेगी 1 अक्टूबर 7 से लेके, और ये रेंट कब हो रहा है मेरे पास? 31 जनवरी 8 तक। भाई अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कितने महीने बनते हैं? 4 महीने बनते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बनते हैं। अब ये 4 महीने में रेंट कितना होगा? 1,80,000। ये 4 महीनों का 4/12 60,000 आ गया। 60,000 आ गया। 60,000 दोनों को ऐड कर लो, कितना बन गया? 1,60,000। ये 1,60,000 मेरे पास ये आ गया। अब 1,60,000 कहाँ पे लिखा हुआ? चार्ली, तो चार्ली ऑप्शन ही मेरी करेक्ट होगी। चार्ली ऑप्शन ही मेरी करेक्ट होगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मान लो कि 1,60,000 ऊपर भी आ जाता और ऊपर ना आता, डेल्टा में भी 1,60,000 आ जाता, तो क्या करते? फिर हमें अक्रूड, फिर हमें क्या करना था? किससे फैसला करवाना था? अक्रूवल से फैसला करवाना पड़ना था। अभी तो 2 सॉल्व में बचत हो रही है ना, कोई एक सॉल्व कर लो, दूसरी जरूरत नहीं पड़ी। मान लो अगर अक्रूवल के ऊपर फैसला करना पड़ता तो क्या करते जी? जनाब अक्रूवल कितना बनता? 15,000 जी जी बच्चों बोलो यार। 15,000 कैसे बनता? 180,000 को 12 पे डिवाइड कर देंगे। क्यों? महीने का आ जाएगा। क्योंकि भाई हमारा ये रेंट तो किधर गया यार। अच्छा जी, बच्चों ये जो हमने कैलकुलेशन की 8 महीने की और 4 महीने की, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। यस सर। हमारे ये रेंट का था 31 जनवरी 2008। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 1 जनवरी 7 से लेके 31 जनवरी 8 तक, 1 जनवरी 7 से लेके 31 जनवरी 8 तक, क्योंकि एरियर था यहां से यहां तक। अगर एरियर के अकॉर्डिंग देखें तो 12 महीने बनते हैं। कितने महीने बनते हैं? तो भाई 12 महीनों में कितना एक्सपेंस इंकर हुआ ये हमने लिख लिया। ये एक्सपेंस इंकर्ड है। ये एक्सपेंस क्या है? इंकर्ड है। तो एक्सपेंस इंकर्ड हमारा 160 आ गया। अब ये है कि एक्सपेंस पे कितना किया। अगर एक्सपेंस इंकर्ड से कम हुआ तो इसका मतलब समथिंग इज पेएबल। वो जो पेएबल होगा हमारा अक्रूड आ जाएगा, वो क्रूअल आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका ये है, अगर आप लोगों ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नहीं देखना, भाई हमने स्टार्ट कहां से किया? 1 जनवरी से, और खत्म कहां करें? 31, बोलो यार, 31 जनवरी 8 को। यहां से यहां तक अगर आप महीने गिने, यहां से यहां तक आप महीने गिने तो कितने महीने बनते हैं? 13 महीने बनते हैं। 13 महीने बनते हैं। अच्छा, एक्सपेंस इंकर 12 महीनों का है, तो 13 महीने की कैलकुलेशन तो यहां से रॉन्ग हो जाएगी अगर आप इस तरह चलोगे। अब करना क्या है? आप इस एरियर वाले वर्ड को क्या करोगे? फोकस करोगे। भाई 1 जनवरी है और हम रेंट पे करते हैं क्या? क्वार्टरली। क्या करते हैं? क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। आए जरा, अब मंथ की कैलकुलेशन ही यहाँ पे मेन गेम है। भाई 3 माह के एरियर का मतलब क्या? एट द एंड। इसका मतलब जन, फेब, मार्च। तो पहली पेमेंट मैंने कब की? पहली पेमेंट कब की? अप्रैल में की। ऐसे ही है। अप्रैल के बाद मई, और फिर आएगा जून। फिर पेमेंट कब की? ये जुलाई आ गया। फिर जुलाई के बाद हमारे पास आ गया अगस्त, सितंबर। अगली पेमेंट कब की? अक्टूबर में। ओए अक्टूबर में की। अक्टूबर में।
और अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर, दिसंबर, फिर अगली पेमेंट कब की? 1 जनवरी को की। बस यहाँ पे राज की बात पता चल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 3, 6, 9, 12, ये 4 और 8 12 महीनों की हमने पेमेंट कर दी, ये हो गया। ये जो आखिरी पेमेंट मैंने की वो दिसंबर, आखिरी पेमेंट का मतलब है 31 दिसंबर, या दूसरे लफ्जों में 1 जनवरी, 1 जनवरी, बल्कि प्रॉपर डेट लिखें भाई। 3 माह के बाद पेमेंट करी ना, यानी कि मैंने पेमेंट की रात के 12 बजे दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड का मतलब जनवरी का स्टार्ट है ये, तो इसका मतलब मैंने पेमेंट की होगी 31/12/2008। इसका दूसरा नाम क्या है? 1 जनवरी 2009। आखिरी पेमेंट मेरी ये हुई है भाई। अगली पेमेंट तो जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगली पेमेंट तो अप्रैल 2009 में होनी है, वो तो पता नहीं कब होनी है। इसका मतलब मेरी लास्ट पेमेंट 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी में हुई, लेकिन मेरा ईयर एंड तो हो रहा है 31 जनवरी को, यानी कि जनवरी वाला पूरा महीना उसकी पेमेंट कहाँ गई? वो जो जनवरी वाले महीने की पेमेंट है वो 1 महीने की मेरी पेमेंट क्या होगी? पेबल होगी, वो मुझे पे करनी है। और वो असल में पे कब होगी? वो तो अप्रैल 2009 में जाकर होगी। तो भाई 1,80,000, 1,80,000 ये तो पूरे साल का है, और 1 माह की पेबल है। आंसर आया 15,000। ये 15,000 मेरा क्रूअल होगा, और ये क्रूअल होगा जनवरी के महीने का। सही है, तो ये 15,000 ये क्रूअल बनेगा मेरे पास। ये कुछ ऐसा सीन होगा। जब भी एरियर का एडवांस का वर्ड आ जाए थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि मंथ्स को गिनने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं सर। अल्लाह हाफिज़। कल ये डिस्कस कर लेंगे फर्दर, फिर इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर।